हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मार्च का महीना पाकिस्तान के लिए कहा कहा गया कि मार्च ऑफ टेरर, बड़ा मुश्किल महीना रहा। बहुत बड़े बड़े हमले हुए पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर, और इसके साथ साथ सीपैक पे काम करने वाले जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। बिशाम का मुकाम शांगला के पास डिस्ट्रिक्ट कोस्तान, जहां पर दासू डैम का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर, और उसके ऊपर चीन ने काफी अपने कंसर्न्स का इजहार किया। लेकिन इस तरह की चीजें रुक नहीं रही। इसकी वजूहात क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पे भी बहुत आजकल स्टेट डिपार्टमेंट और पाकिस्तान में भी और ईरान में, इन तेहरान में भी बातें हो रही हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक पॉलिटिशियन है केजरीवाल साहब, न्यू दिल्ली के सीएम रहे, उनको पकड़ा। उसके ऊपर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का एक स्टेटमेंट आया जिस पर इंडिया ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया, और उनके एक जूनियर जो डिप्लोमेट थी उसको बुलाया गया, डिमार्च किया गया। उसकी कहानी क्या है, इस पे भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट है, आप लोग देखते रहते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे नजर आते हैं और अपना एक बड़ा अलग से पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। मिस्टर वसीम अल्ताफ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम अल्ताफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, इसके साथ साथ पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी हालात कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है। चीन सिपैक पे काम कर रहा है, और हमारे लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी इकोनॉमी पहले ही काफ़ी वीक हो चुकी है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और अगर सीपैक पे भी इस तरह के हमले होते हैं तो मजीद हमें क्राइसिस का सामना हो सकता है। लेकिन ये जो अभी अटैक हुआ, उस पे चीन काफी गुस्से में है और मेरे ख्याल बनता भी है। लेकिन क्या चीजें आपको नजर आ रही है कि हम इस तरह के हमले रोक क्यों नहीं पा रहे? इंटेलिजेंस फेलियर लग रहा है, सिक्योरिटी फेलियर लग रहा है, या कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो लोग जो भी कर रहा है, बीएलए कर रहा है, टीटीपी कर रहा है, या दाइश खुरासान कर रहा है, लेकिन ये सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि अभी तक हम कोई एक इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बना ही नहीं सके कि हम इस किस्म के टेररिज्म को हम काउंटर कर सकें। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि हम पहले तो डिफाइन करें ना जी कि टेररिस्ट कौन है, टेररिज्म क्या है, कौन लोग जो हैं वो ये टेररिज्म कर रहे हैं। हम तो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। कभी हम टीटीपी की बात करते हैं, कभी हम कहते हैं जी कि ये टीटीए है, कभी हम कहते हैं जी कि ये इंडिया है, कभी हम बीएलए की बात करते हैं, कभी हम कह देते हैं जी जंगजू हैं, ये इंतहा पसंद हैं, ये अस्करियत पसंद है। भाई आप डिफाइन तो पहले कर लेना कि कौन है टेररिस्ट, पहले डिफाइन कर लें और उसके बाद फिर आप एक पेज पे आ जाएं कि अब आपने करना क्या है। यानी आपने नेगोशिएशंस करनी है, आपने फोर्स का इस्तेमाल करना है, आपने ये दोनों काम करने हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी डिवीजन है इन तमाम मामलात पे कि अभी तक भी हम कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं बना सके कि हम इस टेररिज्म का मुकाबला कर सकें। और आप देख लीजिए कि अभी तक यानी ये डिटरमिन ही नहीं हो सका कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये वहां पे एक सुइसाइड अटैक किया और उसमें 5 चाइनीज हलाक हो गए। और वो ऐसा भी नहीं था कि वो एक आइसोलेटेड एक तरीके से वो वहां पे मूव कर रहे थे। ये 22 गाड़ियों का एक काफला था जो वेल प्रोटेक्टेड था, उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस थी, और इसके बावजूद ये वाकया हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी फेलियर है, और चाइना ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने अपने बंदे भेजे हैं जो यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्हें हमारे ऊपर एतबार ही नहीं है कि हम कम से कम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही कर सकते हैं। तो वो चाइनीज आए हैं यहाँ पे और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये डेफिनेटली हमारे और चाइना के रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। चाइना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है
उसको अफेक्ट करेगा, बल्कि अब चाइनीज ने तो यहाँ तक किया है कि बहुत सी जगहों पे उन्होंने अपना काम बिल्कुल रोक दिया है और जो मकामी स्टाफ था उसको फारिग कर दिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा है जी जब तक कि ये हमारा ये वाला मसला सिक्योरिटी का हल नहीं होगा हम कोई काम नहीं करेंगे यहाँ पे। राइट। अच्छा, जी वसीम वसीम साहब, ये वाला अगर आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल याद होगा, जनरल बाजवा जिस वक्त लीड कर रहे थे फोर्सेस यानी आर्मी को, उस वक्त भी चाइनीज एम्बेसडर को हम हमेशा देखते थे और उनकी बात होती, और जब चाइना का उन्होंने विजिट किया था तो वहां पे भी उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। फिर जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला उसके बाद भी हमें ये चीजें देखने को मिली। लेकिन क्या वजह है कि हमारी इंटेलिजेंस कमजोर है, या हम वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं कि हम कहते हैं ठीक है जी कुछ नहीं है, ना टीटीपी है, ना बीएलए है, ना कोई और कोस्तान या बिशाम में कैसे ये सारा कुछ हो सकता है। और आप जिस तरह बता रहे हैं कि 21-22 गाड़ियों का एक पूरा कॉन्वॉय जा रहा था, उसको निशाना बनाना और इतनी टाइमिंग कि वो इस्लामाबाद से रवाना हो रहे हैं, उनको पता है कि ये लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो ये कहाँ पे आपको मेन फेलियर आपको कहाँ पे नजर आ रहा देखिए जी, प्राइमरीली तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है है? राइट। कि इंटेलिजेंस गालिबन उसकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, वो राइट। कहीं और मसरूफ है इस वक्त। एग्जैक्टली। कुछ जजों ने भी इशारा किया इस तरफ। जी बिल्कुल। तो जब आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हों, आपकी मसरूफियात कुछ और हों, तो फिर जाहिर है कि फिर ये सारे मामलात निगलेक्ट होंगे। मुझे याद आ रहा है कि 1965 की जंग जब शुरू हुई तो हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि इंडिया एक मेजर अटैक करने वाला है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। जी। तो उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान था, उसने इंटेलिजेंस चीफ को बुलाया, एक ब्रिगेडियर था, और उसे कहा कि यार ये आप लोग कहाँ कहाँ सोए हुए थे। उसने कहा जी पूरी इंटेलिजेंस तो मुल्क के अंदर लगी हुई है, सियासतदानों को मॉनिटर कर रही है। तो हमारे तो आपने रोल ही बदल दिए हैं, तो हमें क्या पता होना था कि ये होने वाला है। तो बात ये है कि जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे, अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, आप इन्वॉल्व कुछ और चीजों में रहेंगे, तो फिर यही होगा। तो प्राइमरीली तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है जी। दूसरा फेलियर जो है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का है कि हम जबरदस्त। अभी तक अपनी कोई एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सके। तालिबान के हवाले से हम अभी तक हम कंफ्यूज्ड हैं कि राइट। हमें पता नहीं है कि जो नई गवर्नमेंट आई है इसके साथ हमने किस किस्म के रिलेशंस रखने हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। यानी हम वहां पे जहाज भी भेज रहे हैं और वो जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, और फिर हम अपना वजीर तिजारत भी भेज रहे हैं वहां पे, हाँ। और कभी हम बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी हम बॉर्डर खोल देते हैं, कभी हम अफगानियों को कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, कभी हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। बिल्कुल। मतलब आखिर जरा क्लियर तो कर लेना कि फॉरेन पॉलिसी है क्या आपकी, और जी आपने किस फॉरेन पॉलिसी को लेके चलना है। तो दूसरा फेलियर जो है वो फॉरेन पॉलिसी का है। बिल्कुल ठीक। राइट। और उसके बाद फिर हमारा जो है वो हम अभी तक जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं अफगानिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से, जी। सी पैक के हवाले से, उनको भी अभी तक हम नहीं समझ पाए कि क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल हैं इस वक्त, बिल्कुल। और उन अपॉर्चुनिटीज को हम यानी बरूए कार ला के क्या फायदे हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें इकट्ठी इस वक्त हमारे सर पे सवार हैं। तो यही वजह है कि अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। अच्छा सर, बिल्कुल आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की। नेबर्स इंडिया है, पाकिस्तान, ईरान है, अफगानिस्तान है और चीन है। चीन के साथ थोड़ा बहुत हमारा बेहतर मतलब चल रहा था सिस्टम जो भी था, लेकिन कद्र बेहतर था इन तीन ममालिक के मुकाबले में। लेकिन अ, क्यों नहीं कर पाते? मतलब पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखती है ये फॉरेन पॉलिसी का ज्यादातर कंट्रोल। जब उनसे बात की जाती है या उनका जब होता है सामना, तो वो भी कहते हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इन चीजों से, हम तो अपना काम कर रहे होते हैं, हमने तो वॉर ऑन टेरर लड़नी है या फिर बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। तो ये फैसला कौन करेगा कि कोई क्लैरिटी आए, यानी वसीम अल्ताफ साहब और फखर यूसुफजई के यार ये मतलब कब ये लाइन जो है ये स्ट्रीम लाइन होंगी चीजें और हमें लगेगा कि कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए जी, बात ये है कि ये चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। आइन जो है उसने हर एक का जो रोल है वो डिफाइन कर दिया है। जी। हर बंदा अपना काम करे जो आइनी तौर पे उसके करने का है। जी। अगर आप वो काम नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको करना है, तो फिर तो
ऐसे ही होगा ना, फिर तो कंफ्यूजन होगा, फिर इश्यूज क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इदारों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि जो आपका आईनी एक किरदार है वो आप अदा करें और दूसरे मामलात में आप इंटरफियर ना करें। जिसका जो काम है उसको करने दें। फॉरेन ऑफिस जो है उसमें कैरियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, उनको आप काम करने दें। अब आप कहेंगे जी कि नहीं, हमने ऐसे नहीं करने देना, हमने अमेरिका की हवाले से पॉलिसी खुद बनानी है, इंडिया के हवाले से पॉलिसी हमने बनानी है, अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी हमारी होगी, ईरान के हवाले से हमारी होगी। तो जब आपने ये काम करना है और आपके पास कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है, जी। तो फिर जाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी का यही हशर होगा जो इस वक्त हो रहा है कि आप देख लें कि पूरे खित्ते में हर कोई हमसे नाराज है और हर किसी से हम लड़ाई लिए बैठे हैं। एग्जैक्टली, राइट। जी। अच्छा, वसीम अल्ताफ साहब, एक तो ये कि फॉरेन पॉलिसी का हमारा मसला चल रहा है। दूसरी तरफ जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उन्होंने, यानी रीसेंट पास्ट की बात है, 2021 में जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद उन्होंने इस 400 सिस्टम भी खरीदा रशिया से, प्लस वो वहाँ का क्रूड ऑयल भी कम पैसों में, यानी $60 में बैरल ले रहे थे जब मार्केट $85-90 की चल रही थी। इसके बावजूद वो मैनेज कर रहे हैं चीन के साथ भी हालात को, रशिया के साथ भी, यूरोपीय यूनियन के साथ भी और यूएस के साथ भी। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारी हालत और होती है। अभी केजरीवाल साहब के ऊपर उनका स्टेटमेंट आया तो अमेरिका ने, न्यू दिल्ली ने बाकायदा उनके डिप्लोमेट को बुलाकर उनको डिमार्च किया और बड़ा, मतलब जिसे कहते 40 मिनट तक उनको बैठाए रखा। हम ये फैसले, ये तरीके, ये चीजें क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारे फैसले वाशिंगटन में, रियाद में, तेहरान में, अबू धाबी में या किसी और जगह होते इस वजह से, या बस हम खुद नहीं करवाना चाहते ये सारी चीजें ठीक करने? देखिए जी, बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी किसी मुल्क की उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना स्ट्रांग वो मुल्क होता है। तो मुल्कों की जो स्ट्रेंथ है ना, वो जाहिर होती है कि वो मुल्क किस हद तक वो अपने अवाम को रिप्रेजेंट कर रही है, वो जो गवर्नमेंट है जी, उसकी पहली चीज। दूसरा ये है कि वो इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है वो मुल्क। बिल्कुल। तो अगर आपकी हुकूमत के हवाले से भी डाउट्स हों कि जी आप कहें कि यार ये जो लोग बज़ाहिर हुकूमत कर रहे हैं ये हुकूमत नहीं कर रहे, हुकूमत कोई और कर रहा है, बिल्कुल। पहली चीज। दूसरा ये कि आप इकोनॉमिकली भी इतने वीक हों कि हर 6 माह बाद आपको जरूरत पड़ जाए कर्ज लेने की। एग्जैक्टली। और तीसरा ये कि मुल्क के अंदर इतनी डिवीजन हो और कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी ना हो, तो फिर जाहिर है फिर तो वही होगा ना जो इस वक्त हो रहा है कि कोई भी एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही किसी भी लेवल पे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जब तक हम अपने मामलात दुरुस्त नहीं करेंगे मुल्की सतह पे, उस वक्त तक कभी भी हम इंटरनेशनल जो कमिटी ऑफ नेशंस है उसमें एक बाइज्जत कौम के तौर पे खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। जी। अच्छा, वसीम अल्ताफ साहब, इसी से जुड़ी हुई खबर है पाक ईरान गैस पाइपलाइन की। जी। शायद हम ना कर पाते, लेकिन क्योंकि ईरान ने कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और वहां पे पाकिस्तान को फाइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो खैर वो बात हुई और पाकिस्तान ने कहा कि हम इस गैस पाइपलाइन को कनेक्ट करते हैं अपनी लाइन के साथ। लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट है बड़ी क्लियर कि भाई हम इस चीज को नहीं चाहते, हम सैंक्शंस लगा देंगे। बाकायदा एक धमकी दे दी, या बल्कि वो लगा भी सकते हैं। सर, 2008 में आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था और उससे लेके अभी तक 16 साल हो गए। हमें बहुत एनर्जी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। ये इस्लामाबाद जैसे शहर में गैस और बिजली की गर्मियों में लोड शेडिंग चल रही होती है, लेकिन हम ये फैसला नहीं कर पाए 16 सालों में कि हमें हमारी एक बेसिक जरूरत है और हमें ये खरीदना है, हमें ये करना है, नहीं कर पाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि ये देखिए हम अभी बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं कि अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है इस पे अमल दरामद किया तो हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। ईरान कह रहा है कि अगर आपने इसको
ऑपरेशनल ना किया तो हम 18 अरब रुपया 18 अरब डॉलर 18 बिलियन डॉलर्स क्लेम करेंगे और वो आपको देना पड़ेगा। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और वो जो हम ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हैं वो हम क्लेम करेंगे कि वो आप हमें पे करें। तो अब दोनों तरफ से सिचुएशन बड़ी इस वक्त गंभीर है कि अगर आप पाइपलाइन पे काम जारी रखते हैं तो फिर आप पे सैंक्शंस लगेंगी, और अगर आप नहीं करते तो फिर 18 अरब डॉलर आपको देने पड़ेंगे। तो अब यही है ना कि ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो आती रहीं वो कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना नहीं सकी, और आज हम इस हाल में पहुंचे हुए हैं कि दोनों तरफ हमारे लिए एक खाई है कि हम करें तो करें क्या। और दूसरी तरफ हमारी अपनी जो गैस की ज़रूरियात हैं वो भी बहुत शदीद तर हो चुकी हैं। गैस का एक बहरान है, गैस के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं अभी मजीद। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आइंदा चंद महीनों में गैस अफोर्डेबल ही नहीं होगी एक आम शहरी के लिए। तो इन हालात में तो बहुत ज़रूरी है कि हम ईरान से गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसको हम कंप्लीट करें, लेकिन दूसरी तरफ हमारी फिर इतनी डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें उसमें वेवर मिल जाए, कि अमेरिका जो है वो हमें वेवर दे दे और हम इस प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि हमारी जो गैस की ज़रूरियात है वो पूरी हो सके। लेकिन उसके लिए फिर एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एक फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसका कि फिर हमारे यहाँ बहुत फुकदार है कि हमने अगर वेवर लेना है अमेरिका से तो हम किस बुनियाद पे लेंगे और कौन जाके अमेरिका से बात करेगा, और क्या हमारे पास उसका एक रैशनल होगा वो वेवर लेने का। तो वो भी एक बहरहाल प्रोजेक्ट जो है अभी वो डोल्ड्रम्स में है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा इशू तो बना हुआ है वो। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल जो सही। वसीम अल्ताफ साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, और आपने बात की कि हम हमेशा उधार पे कर्ज लेकर अपनी इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते हैं। अभी फिर IMF का डेलीगेशन आया हुआ अभी इधर है, अभी वो लोग गए नहीं हैं। 1.1 अरब डॉलर के लिए हम मतलब एक काफ़ी परेशानी से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन यानी हम बांग्लादेश को देखते हैं, 1971 में हमसे अलग हुआ, उनके पास हमसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं। इंडिया के पास 642 बिलियन US डॉलर्स के रिजर्व्स मौजूद हैं। ये क्या चीजें हैं कि हमारे लोग क्या प्रायोरिटी उनकी पाकिस्तान नहीं होती, वो पॉलिटिकल लोग हो, एस्टेब्लिशमेंट के हो, ब्यूरोक्रेसी, कोई भी लोग हो, या इसके कोई और रीजंस हैं, हम काम सही नहीं करते, जिसे कहते हैं हड हरामी, आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड्स, कि हड हरामी करते हैं कि इसकी वजह से हम इस हालत पे पहुंचे। वसीम अल्ताफ साहब, कैन यू हियर मी? है कि वहां पे अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है या कोई पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है तो उसकी कंटिन्यूएशन रहती है। यानी अर्ली 90s में जो पॉलिसी इख्तियार की इन्होंने इंडिया में इकोनॉमी के हवाले से, एक लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो वो अभी तक चल रही है पॉलिसी। हमारे यहाँ ये होता रहा कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो पिछली गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो बिल्कुल रोक देती हैं और अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर देती हैं। कंटिन्यूटी नहीं रहती उसमें। राइट। दूसरा ये है कि फिर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं और गलतफहमियां और बदएतमादी, बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता था, बहुत से डैम्स बन सकते थे, लेकिन वो उस पे बजाय इसके कि आप टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात सुने, वो एक बदएतमादी इतनी ज्यादा है कि आज तक कालाबाग डैम नहीं बन सका, मिसाल के तौर पर। बिल्कुल सही। तो ये एक और हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि हमारी बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो हो चुकी है फॉरेन डोनर एजेंसीज के ऊपर। Exactly. तो जब आप की पूरी इकोनॉमी ही इस चीज पे डिपेंडेंट हो कि जनाब ये तब प्रोजेक्ट
ہم لانچ کریں گے کہ یہ اتنے پیسے آئی ایم ایف سے ملیں گے یا ورلڈ بینک سے ملیں گے یا دبئی سے ملیں گے یا سعودیہ سے ملیں گے، تو وہاں پہ پھر کیا پلاننگ ہونی ہے؟ آپ کو تو کل کا نہیں پتا، آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اب جو اگلا پیکج آپ کرنے چلے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں کتنا پیسہ آپ کو ملے گا اور اس بالکل پیسے کو آپ نے کہاں یوٹیلائز کرنا ہے، اور ایگزیکٹلی کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ نے کچھ اور سوچا ہو اور کچھ اور لوگ آ جائے اور وہ کہیں نہیں یار یہ نہیں، یہ پیسے آپ ہمیں دیں، یہ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی ایک ایشو تو نہیں ہے نا یہاں پہ، تو یہاں پہ کیا پالیسی بننی ہے اور یہاں پہ کیا کام ہونا ہے کوئی؟ بالکل صحیح. اور انفارچونیٹلی یہی چیزیں 1947 سے سٹارٹ لیا ہم نے اور 2024 میں پہنچ کر بھی یہی باتیں ہو رہی کہ 23 پروگرامز ہو چکے ہیں اور 24 کے لیے ہم اپنے پر تول رہے ہیں، ہم ریڈی ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم کہیں ویسے بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار کشکول لے کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا بیٹر ریالٹیز ہے ہماری. جس طرح وسیم الطاف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ کیوں نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، ہم کیا دے رہے دنیا کو اور دنیا سے ہم لے کے آ رہے ہیں. خیر anyway، یہ سلسلہ ابھی ہے اور اس پہ ہم بات بھی کرتے رہیں گے. وسیم الطاف صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے. تھینک یو ویری مچ.